हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद का एक वर्क माय लाइफ में मिशन। इसी का टेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखूं, लेकिन डिटेल्स मिस ना करूं। तो दोस्तों बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो देखो, ये टेक्स्ट ओरिजिनली एक स्पीच है जो स्वामी विवेकानंद ने शेक्सपियर क्लब ऑफ पैसेडना में दिया था, कैलिफोर्निया में, जनवरी 27, 1900 में। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीच के बारे में। देखो, जो टॉपिक प्लान था वो था वेदांत फिलोसफी। हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर थोड़ा ड्राई है और थोड़ा बोरिंग टॉपिक है। लेकिन स्पीकर से कहा गया कि वो अपने खुद के वर्क के बारे में बोले। स्पीकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है पहली बार अपने बारे में बोलने में। तो फिर स्पीकर इंडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं ऑडियंस के साथ। दोस्तों, एक चीज जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आपको एज ए स्पीकर मेंशन करूंगा कुछ स्पीकर, तो आपको समझना होगा कि मैं स्वामी विवेकानंद का बात कर रहा हूँ। ओके, तो देखो, इंडिया को इंट्रोड्यूस करने का तरीका थोड़ा इमेजिनेशन का यूज करके किया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ लिमिटेशन थे। कैसे लिमिटेशन? जैसे कि टाइम कम है और हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और फॉरेनर्स के लिए इंडियन सोसाइटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर स्पीकर बात करते हैं इंडिया की करंट कंडीशन के बारे में। जैसा आउटसाइडर्स के नजरिए में कैसा लग सकता है इंडिया। तो देखो, इंडिया दिखाई देती है जैसे एक जाइगेंटिक रूइन बिल्डिंग। ठीक है, पूरा हेल्पलेस और डिस्ट्रॉयड लगता है इंडिया पहली नजरिए में। लेकिन अंदर से कुछ अलग है। बाहर का कोट चाहे फट गया है, पर अंदर का आइडियल यानी सोल अभी भी जिंदा है। जैसे अगर एक आदमी का कोट छिन जाए तो वो मरता नहीं, क्योंकि अंदर से वो जिंदा है। इसीलिए कोट जरूरी नहीं होता, अंदर का सोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर स्पीकर बात करते हैं इंडिया की कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में। पहला है पॉलिटिकल कंडीशन। देखो, इंडिया उस वक्त एक पावर नहीं रही थी, वो एक स्लेव नेशन बन चुकी थी। लोगों का कंडीशन थोड़ा सा बहुत मुश्किल था उस समय। 300 मिलियन लोग हैं जो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी था। एवरेज इनकम सिर्फ 2 शिलिंग्स पर मंथ है। स्टारवेशन कॉमन है। छोटी में फेमाइन में भी मिलियंस ऑफ लोग मर जाते थे। ठीक है, लेकिन ना दोस्तों, इंडिया के कुछ आइडियल्स थे, कुछ स्टैंड्स थे जिसके बारे में स्पीकर बात करता है। क्या है वो स्टैंड? इंडिया वेल्थ के लिए नहीं जाना जाता। ठीक है, पहले इंडिया रिच थी। ओके, पर वेल्थ इंडिया का कभी एक अल्टीमेट गोल था ही नहीं। इंडिया कभी पावर के लिए भी स्टैंड नहीं किया। इंडिया ने कभी दूसरे देश को कॉन्क्यूर नहीं किया। यू नो, फिर इंडिया कभी इंपीरियल ग्लोरी के लिए भी नहीं लड़ा। ठीक है, इंडिया ने कभी इंपायर एक्सपैंड करने का ड्रीम देखा ही नहीं। ठीक है, तो आप पूछोगे तो फिर इंडिया किस लिए स्टूड किया, किसके लिए स्टैंड किया? इंडिया ने स्टैंड किया रिलीजन के लिए, बिलीफ सिस्टम के लिए। वो मानता है ये लाइफ रियल नहीं है। वो क्या मानता है? रियल भगवान है। इंडिया में सबसे पहले रिलीजन आता है। चाहे माइजरी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे गरीबी हो, फिर भी रिलीजियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। ठीक है, इंडिया का जो डेली लाइफ है ना दोस्तों, वो भी रिलीजियस है। खाना, सोना, इनफैक्ट रॉबरी करना भी रिलीजियस होता है। ठीक है, रॉबर्स भी फॉलोअर्स लेने के लिए रिलीजन प्रीच करता है इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप इंडिया का ट्रू वाइटलिटी जानना चाहो तो वो है मिशन ऑफ द रेस। देखो, इंडिया का कोर आइडेंटिटी ये है कि उनका मिशन ऑफ रेस है। जब तक इंडिया में रिलीजन सेफ है, तब तक इंडिया जिंदा है। ठीक है, तो देखो, अगर आप किसी अलग सिविलाइजेशन का एग्जांपल लो, जैसे रोम। रोम ने हमेशा इंपीरियल पावर के लिए जीता। ओके,
लेकिन जब पावर चला गया तब रोम का भी डाउनफॉल आ गया। ग्रीस के साथ क्या हुआ? ग्रीस ने इंटेलेक्ट के लिए जीता, लेकिन जब इंटेलेक्ट खत्म हो गया तब ग्रीस भी कोलैप्स कर गया। और मॉडर्न नेशंस जैसे स्पेन, जब उनका मिशन खत्म हो गया तब वो भी गिर गए। तो इससे आप क्या समझते हो? इससे स्पीकर क्या बताता है? इससे स्पीकर बताता है कि हर नेशन का एक यूनिक मिशन होता है। जब तक वो मिशन जिंदा है, नेशन सरवाइव करता है। तो इंडिया का मिशन क्या है? इंडिया का मिशन है गॉड एंड रिलीजन। अभी हम बात करेंगे रिलीजियस एनर्जी ऑफ इंडिया, रिलीजियस एनर्जी इन इंडिया। तो देखो, हर साल नए नए सेक्ट्स बनते हैं। सेक्ट्स, SECTS, सेक्ट्स बनते हैं। अभी सेक्ट्स मतलब क्या है? सेक्ट्स मतलब है लाइफ। ये डीके का साइन नहीं बल्कि एनर्जी और डाइवर्सिटी का प्रूफ है। जैसे जैसे व्हर्लपूल्स बढ़ते हैं, रिवर का करंट स्ट्रांग होता है। स्पीकर जोक भी करता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब हर आदमी एक नया सेक्ट बन जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो फिर स्पीकर इंडिया और अमेरिका के बीच में एक कंपैरिजन बताता है। ठीक है, देखो, अमेरिका में सोसाइटी हेल्प करती है लाइफ एंजॉय करने में। क्लीन रोड, सुंदर सिटीज और अर्निंग के बहुत सारे तरीके देते हैं लोगों को। पर अगर कोई सिर्फ मेडिटेशन करना चाहता है तो जेल चला जाता है। ठीक है, सबको मेजॉरिटी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में एक आदमी पहाड़ पर बैठ के मेडिटेट करे तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर वो दुनिया का मजा लेना चाहे तो सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है। तो स्पीकर का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? स्पीकर कहता है कि दोनों ही सिस्टम अनजस्ट है। स्पीकर कहता है कि क्या दोनों कंट्रीज में मेडिटेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों अलाउड नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इंडिया में प्रॉब्लम है ऑपरेशन बाय द वाइज लोग जैसे सेजेस या इंटेलेक्चुअल्स अपनी सोच सब पर थोपते हैं या थोपना चाहते हैं। ऐसी स्पिरिचुअल टायरनी जो इग्नोरेंट लोगों के टायरनी से भी ज्यादा डेंजरस है। फिर स्पीकर बात करता है वन स्पिरिचुअल जाइंट वर्सेस द हैप्पीनेस ऑफ मिलियंस। यहाँ का मेन आइडिया क्या है? ये गलत है कि एक महान स्पिरिचुअल इंसान को बनाने के लिए लाखों लोगों की खुशी कुर्बान कर दी जाए। ये चीज गलत है। अगर सभी लोग हैप्पी और स्पिरिचुअल एक साथ हो सकते हैं तो इसमें गलत क्या है? इनफैक्ट ये तो बेस्ट है। लेकिन अगर एक महान इंसान के लिए लाखों को सफर करना पड़ता है तो ये इनजस्टिस है। ऐसे में बेहतर है कि वो महान आदमी खुद सफर करे सबके भले के लिए। समझ रहे हो? फिर स्पीकर बात करता है कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी कुछ लैंग्वेज एंड मेथड के बारे में बातें करता है। तो यहाँ का मेन आइडिया क्या है? इस पे मेन आइडिया है लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी समझने वाले लैंग्वेज और मेथड में बात करो। देखो, वेस्ट यानी इंग्लैंड या अमेरिका में रिलीजन की बात पॉलिटिकल मेथड से करो, जैसे सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, वोटिंग सिस्टम यूज करो। लेकिन इंडिया में पॉलिटिक्स की बात रिलीजियस लैंग्वेज में करो। एग्जाम्पल, अगर तुम अपना घर साफ रखते हो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा या स्वर्ग जाओगे। अब देख रहे हो दोस्तों कैसे दो चीजों को कनेक्ट किया गया है। तो इसमें इसका मतलब क्या समझने का कोशिश कर रहा है कि काम वही है पर लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से बदलना पड़ता है। ठीक है, तो फिर स्पीकर बात करता है सन्यासी के बारे में। सन्यासी, तो ये सन्यासी है कौन? तो सन्यासी वो है जिसने दुनिया छोड़ दी हो, यानी प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास, ना ही उसने शादी की है। और सन्यासी, इनफैक्ट सन्यासी का जो रूल है ना, सन्यासी का जो ऑर्डर है वो एक एंशियन ऑर्डर है और वो बुद्धा से भी पुराना है। पहले बूढ़े लोग सन्यासी बनते थे मौत से पहले भगवान में ध्यान देने के लिए। बाद में जवान लोग भी जुड़ गए, प्रीचर्स और रिफॉर्मर्स बन गए।
एग्जाम्पल, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है बुद्धा, जो यंग एज से ही ये सब काम शुरू कर देता है, यानी प्रीचिंग, सन्यासी जीवन। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सन्यासी और प्रीस्ट में डिफरेंस है। प्रीस्ट एक्चुअली हेरिडेटरी जॉब करता है, वो लोग शादी कर सकते हैं एंड वो लोग रिचुअल भी करते हैं। लेकिन सन्यासी शादी नहीं करते, प्रॉपर्टी नहीं रखते और स्पिरिचुअल जीवन जीते हैं। ठीक है। इनफैक्ट सन्यासी का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ टीचर और डिसाइपल का बॉन्ड होता है और टीचर को फादर से भी ज्यादा बड़ा माना जाता है। और सन्यासियों में टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं, सैल्वेशन की राह भी दिखाता है। ठीक है। तो फिर स्वामी विवेकानंद यानी हमारा स्पीकर बात करते हैं अपने टीचर के बारे में, जो कि है श्री रामकृष्ण। तो वो बताते हैं कि श्री रामकृष्ण बहुत यूनिक थे, बुकिश नहीं थे, समझ रहे हो। उनका फोकस था डायरेक्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ पाना। उन्होंने हर रिलीजियन और सेक्ट का डिफरेंस एक्सपीरियंस लिया, उनके साथ रहे, उनके आइडियाज समझे। और उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि हर रिलीजियन अच्छा है, सब ही एक ही ट्रूथ की तरफ जाते हैं, डिफरेंट पाथ होना ब्लेसिंग है, सबका समझ अलग होता है ऑब्वियसली। और वो बताते हैं, यानी उनके टीचर बताते हैं, हर फेथ को इक्वल रिस्पेक्ट दो और बिलीफ इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखो। ठीक है। तो फिर विवेकानंद बात करते हैं अपने डिसाइबल के बारे में और अपने डिसाइबल के मिशन के बारे में। देखो, यंग लोग, जिसमें से कुछ लोग 16 साल के भी थे, मिशन लिया कि अपने टीचर के आइडियल्स को स्प्रेड करने का। सिर्फ बोलने का काम नहीं था, सिर्फ बोल के स्प्रेड नहीं करना था, बल्कि जीवन में भी उतारना था, यानी रियलिस्टिक अप्रोच लेना। ठीक है। तो यहाँ पे ना इनका काम था एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाना, सबका फेथ मिलाकर, जैसे कि हिंदू का स्पिरिचुअलिटी, बुद्धिस्ट का मर्सी, क्रिश्चियन एक्टिविटी और मुस्लिम ब्रदरहुड। ये 4 फेथ मिलाकर एक यूनिवर्सल रिलीजन बनाने का प्लान था। तो फिर अभी स्पीकर बात करते हैं उनका लाइफ आफ्टर उनका टीचर्स थे। स्पीकर अपने टीचर के लाइफ से क्या सीखते हैं? पैसे को कभी छुआ भी नहीं, सिर्फ बेसिक खाना और कपड़ा लिया, स्ट्रिक्ट और सिंपल लाइफ जिया जिससे उनको फ्रीडम मिली, और प्रिंसेस के साथ भी खाना खाया और पेड़ के नीचे बैठ के भी सो गए। यानी सब इक्वल थे, उनका नजरिया एकदम इक्वल था। ठीक है। और वो ना उन सन्यासी की लाइफ से बहुत इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि सन्यासी एक जगह रुकते नहीं, जैसे रोलिंग स्टोन्स। विवेकानंद ने 14 साल में कभी भी 3 महीने से ज्यादा एक जगह नहीं बिताए। ठीक है। रामकृष्ण के बाद लोगों ने मौकरी की, रिजेक्ट किया विवेकानंद के आइडियाज को। उन्हें स्ट्रेंज आइडियाज वाले लड़के कहा गया, पेरेंट्स भी डांटते थे उन्हें। लेकिन जितना लोग हंसे उतना ही उनके ये डिसाइपल्स और स्ट्रॉन्गर बने। ठीक है। तो फिर अभी कुछ मेन पॉइंट्स में आते हैं। स्पीकर बात करता है द बिगिनिंग ऑफ द सफरिंग। एक बहुत ही बुरा समय स्पीकर और दूसरे लड़कों के लिए शुरू हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ स्पीकर ने झेली। उसके फादर की डेथ हो गई और फैमिली बहुत गरीब हो गई, लगभग भूखे मरने की हालत में। स्पीकर ही फैमिली की सर्वाइवल का आखिरी उम्मीद था। फिर आता है एक काइंड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। ठीक है। स्पीकर को 2 दुनिया के बीच चुनाव करना था। एक तरफ था स्टार्विंग फैमिली, माँ और भाई, दूसरी तरफ एक ग्रेट मैन के टीचिंग्स को फॉलो करना, यानी उनके टीचर के टीचिंग्स को फॉलो करना, जिनके आइडियाज से इंडिया और दुनिया को हेल्प मिल सकती थी। इस इनर फाइट ने बहुत दर्द दिया। 5-6 दिन रात तक प्रे करता रहा स्पीकर। ऐसा लगा जैसे जीवित नरक में जी रहा हो। एक तरफ परिवार का प्यार
दूसरी तरफ बड़ा ड्यूटी। कोई समझाने वाला नहीं था, बस एक ही व्यक्ति था जो सिंपैथी करता था। और वो व्यक्ति कौन था? दैट वन सिंपैथाइजर था एक वुमन, द वाइफ ऑफ द टीचर, मतलब उनकी टीचर का वाइफ। देखो, उनके टीचर एक बहुत ही महान मॉन्क थे, लेकिन उनका बचपन में विवाह हो गया था। बड़े होने पर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, तुम्हारे पास मेरे शरीर पर पत्नी होने का अधिकार है, लेकिन मैं मैरिड यानी सेक्सुअल लाइफ नहीं जी सकता, तुम डिसाइड करो। वाइफ ने जवाब दिया, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जितना हो सके सपोर्ट करूंगी। वही बन गई उनकी पहली डिसाइपल, जबकि वो खुद बहुत गरीब थी। पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगे रही। टीचर इतने स्पिरिचुअल थे कि दर्द महसूस ही नहीं करते थे, जलते अंगार पर बैठ सकते थे बिना महसूस की। तो अभी हम बात करेंगे द वुमेन्स रोल इन सपोर्टिंग द बॉयज। वही एक औरत थी जो उन लड़कों को समझ पाई, लेकिन वो भी उनसे ज्यादा गरीब थी, इसीलिए ज्यादा हेल्प नहीं कर पाई। फिर भी लड़के मिशन में लगे रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके आइडियाज इंडिया और दुनिया को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्पीकर बात करते हैं द आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस। स्पीकर ने डिसाइड किया, चाहे माँ या भाई मर जाए, पर कॉज जिंदा रहना चाहिए। ग्रेट चीजें पाने के लिए ग्रेट सैक्रिफाइसेस चाहिए। दिल को निकालकर ऑल्टर पर रखना पड़ता है, ब्लीडिंग के साथ। उनका कहना था, कोई भी बड़ी सफलता बिना एगनी और पेन के नहीं है। हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे सफरिंग और स्ट्रगल छुपी होती है। ठीक है, फिर स्पीकर बात करते हैं अर्ली लाइफ ऑफ द ग्रुप। उन्हें बस लोगों की गालियां और लात मुक्के ही मिले। उन्हें डोर टू डोर जाके फूड के लिए भीख मांगना पड़ता था। कभी कभी बचा हुआ सड़ा हुआ खाना मिलता था। एक एक टूटा फूटा घर में रहना पड़ता था जहां सांप रहते थे, क्योंकि वही सबसे सस्ता था। ठीक है, आई होप आपने समझा। फिर स्पीकर बात करते हैं अपने 10 years ऑफ डार्कनेस के बारे में। उन्होंने 10 साल तक आइडिया स्प्रेड करने की कोशिश की, बिना किसी सक्सेस की। उन्हें डिस्पेयर जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने होप नहीं छोड़ा, क्योंकि उनमें थी अनब्रेकेबल लव और लॉयल्टी। उनका कहना था, अगर मैं भी डेविल बन जाऊं, तो भी मेरे दोस्त मेरे साथ रहेंगे। ये फ्रेंडशिप स्पिरिचुअल है। ऐसे प्यार के साथ भगवान की भी जरूरत नहीं। यही स्ट्रेंथ और फोकस देता है। ओके, फिर स्पीकर बात करता है ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया। स्पीकर और उनके ग्रुप ने पूरे इंडिया का सफर किया, हिमालय से लेके केप कोमोरिन तक, इंद्रस से ब्रह्मपुत्र तक। उन्हें ज्यादातर हेट्रेड मिला, इनफैक्ट 90% हेट्रेड मिला, और सिर्फ थोड़ा सपोर्ट। पर क्यों? वो यंग, पोर और रफ थे, पॉलिश्ड या जेंटलमैनली नहीं थे। लोग अपीयरेंस से जज करते हैं, और वो रफ डायमंड्स थे। फिर स्पीकर बात करते हैं देयर बिलीफ एंड बोल्डनेस। उनका मोटो था नो कॉम्प्रोमाइज। वो ट्रूथ बोलते थे, चाहे किंग हो या पीजेंट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इससे और ज्यादा हेट्रेड और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। ठीक है, फिर स्पीकर बात करते हैं द पावर ऑफ सेल्फिशनेस। स्पीकर कहते हैं, अगर हम ट्रूली अनसेल्फिश और सिंसियर हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। उनके टीचर का विश्वास था, ये लड़के एकदम प्योर अनटच फ्लावर जैसे हैं। उन्हें उनके फ्यूचर ग्रेटनेस पर भरोसा था। वो लोग जब लोग हंसते थे तो वो कहते, मदर ने दिखाया है मदर कभी गलत नहीं होती। फिर स्पीकर थोड़ा सा बात करते हैं टोल ऑन हेल्थ के बारे में। 10 साल के बाद स्पीकर की हेल्थ खराब हो गई, पॉवर्टी और हार्ड लाइफ की वजह से। खाना कभी कभी 2-3 दिन में सिर्फ एक बार मिलता, वो भी बहुत रफ, पुराना, सूखा, हार्ड ब्रेड।
ब्रेड इतना हार्ड होता था कि मुंह से खून निकल जाए या दांत टूट जाए। रिवर वाटर में भिगो के उसे सॉफ्ट करके खाते थे। माउंटेन्स में माइल्स तक चलते थे सिर्फ एक मील के लिए। ओके, फिर स्पीकर बात करते हैं हाउ ही रीच्ड अमेरिका। उन्होंने कहा था कि इंडिया में अच्छा काम करने की कोशिश ऑलरेडी कर चुके थे और सोचा लेट मी ट्राई अनदर कंट्री। जब पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस अनाउंस हुआ शिकागो में 1893 में, तो उन्होंने वॉलंटियर किया जाने के लिए, जबकि वो बहुत गरीब और अननोन थे। बहुत संघर्ष के बाद लोगों ने उनके लिए टिकट का पैसा इकट्ठा किया। वो कुछ महीने पहले ही पहुंच गए और बिना किसी जान पहचान के सड़कों पर भटकने लगे। लेकिन आखिर में कुछ काइंड लोग मिले जिन्होंने उनकी मदद की। फिर वो बात करते हैं उनके वर्क्स इन द वेस्ट। उन्होंने स्पीचेस दिए, फंड रेज किए, 2 जर्नल शुरू किए और इंग्लैंड भी गए इंडियन फिलोसफी को स्प्रेड करने के लिए। लेकिन साथ ही इंडिया को भूले नहीं गए। अमेरिका और इंग्लैंड दोनों जगह से इंडिया के लिए काम भी किया। ओके, फिर वो बात करते हैं हिज विजन्स फॉर इंडिया। उन्होंने बताया कि इंडिया के मॉन्क्स यानी सन्यासी 2 दरवाजे तक जाके रिलीजियन फ्री में स्प्रेड करते हैं। इसीलिए सबसे गरीब इंडियंस भी स्पिरिचुअल ट्रूथ को जानते हैं। लेकिन वही लोग प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में अनजान होते हैं। उन्हें नहीं पता कौन उन पर रूल करता है या गवर्नमेंट क्या होता है। फिर वो बात करते हैं पॉवर्टी एंड हंगर के बारे में। स्पिरिचुअल रूप से रिच होने के बावजूद वो लोग मेटेरियली पोर हैं। उन्होंने कहा दे नीड बेटर ब्रेड एंड बेटर क्लोथ्स। इंडिया में इतना सारा व्हीट उगता है लेकिन गरीब किसान उसे खा नहीं पाते। वो सस्ता अनाज खाते हैं जो बर्ड्स के लायक भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने इंडियन लोगों की तारीफ की, बताया कि वो सबसे जेंटल और स्पिरिचुअल है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बैटल में भी फियर्स हो जाते हैं। वो सिर्फ तभी रिटेलिएट करते हैं जब उनके रिलीजन पर अटैक होता है, जैसे 1857 रिवॉल्ट में। उन्होंने उन वेस्टर्नर्स की आलोचना की जो कहते हैं कि इंडिया तभी बचेगा जब इंडियंस अपना रिलीजन और कल्चर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इंडिया की सोल को डिस्ट्रॉय कर देना होगा। रियल हेल्प अनसेल्फिश होनी चाहिए, ना किसी प्रेस के लिए, ना कन्वर्शन के लिए, ना ईगो के लिए। इंडिया में मॉन्क सन्यासीस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। इवन किंग्स उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये पावर डेंजरस हो सकती है अगर मिसयूज हो, लेकिन वो मानते हैं कि इस पावर को ट्रांसफॉर्म करके मासेस को अपलिफ्ट किया जा सकता है इंटेलेक्चुअली। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये मॉन्क्स जो ऑलरेडी रिलीजन सिखाते हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी सिखानी चाहिए, जैसे हिस्ट्री, साइंस एटसेट्रा। फिर वो थोड़ा सा एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में भी बातें करते हैं। उन्होंने नहीं माना कि भूखे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में ले जाकर पढ़ाया जाए, बल्कि एजुकेशन को उन तक ले जाया जाए। उन्हें फील्ड्स, फैक्ट्रीज में सिखाया जाए, बोली जाने वाले लैंग्वेज में, जैसे माँ अपने बच्चों को सिखाती है। फिर वो थोड़ा सा फ्यूचर प्लान के बारे में भी बताती है। उन्होंने कहा कि वो अब इस आइडिया से आगे बढ़ गए हैं। अब उनके पास एक सॉलिड वर्किंग प्लान है। पहला स्टेप क्या है? सेंटर्स बनाया जाए जहां मॉन्क्स को ट्रेन किया जाए ताकि वो दूसरों को एजुकेट कर सके। दोस्तों, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई, इजी रहा। अगर समझने में इजी रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली। तब तक पढ़ते रहिए एंड समझते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।